गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का इस एमजीए के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आज कुछ मुद्दे भी हैं जिनके बारे में अपन को डिस्कस करना है और क्लास भी अपन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक बात आपकी, एक आज सुबह 11 बजे एक ट्रेंड चलाया गया ट्विटर के ऊपर और उसमें बोला, जो ट्रेंड था हैशटैग के साथ में स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं, ये देखिए मैंने कल आपको फेसबुक पर भी बताया था और वहाँ पर भी काफ़ी सारे विद्यार्थी मेरे से जुड़े थे। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो हम बात कर रहे हैं ये आपके हक की लड़ाई है। केवल हम एक माध्यम है, इसमें जो भी करना है वो सब कुछ आप लोगों को करना है। प्यारे विद्यार्थियों, आपके भविष्य के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं हो, इसके लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। आप लोग अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, हम हमेशा ही आपके साथ में रहेंगे। तो ये जो कैंपेन चला है इसको आगे बढ़ाइए। और आज जब सुबह न्यूज़पेपर, हम न्यूज़ चैनल्स देख रहे थे तो उसमें भी कई प्रकार के मुद्दे उठाए गए। तो इसमें मीडिया भी अब थोड़ी सी सक्रिय हुई है, इसके लिए भी मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो पहले तो यही लगता था कि मीडिया जो है वो शायद बिकी हुई है, ऐसा ही लगता था। लेकिन मीडिया के कुछ चैनल्स हैं, इनको हम यहाँ से आपको धन्यवाद देते हैं कि इन प्यारे विद्यार्थियों की, स्टूडेंट्स की आवाज़ आपने उठाई है। बहुत बहुत इसके लिए आपको धन्यवाद। और जितने भी इस मुहिम के अंदर जितने भी टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जुड़े हुए हैं, इन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि देखिए, प्यारे विद्यार्थियों की वजह से ही हम सभी लोग हैं। आज अगर ये मुद्दा नहीं उठाया जाता और मुद्दा नहीं उठाया गया अगर अभी भी, तो मैं फिर बोल रहा हूँ, आपका जो भविष्य होगा वो अंधकार में हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको उठाना है, सरकार को आपको चेताना है, क्योंकि आप एक इस देश के एक सजग, बोल सकते हैं, वोटर के रूप में आप अपनी अहमियत रखते हो। इसके लिए आप देखिए, जब सरकार को वोट देते हैं तो सरकार कई वादे अपने से करती है। तो मैं आप लोगों को एक ही बात कहूँगा कि जब भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत पड़े उस टाइम में आप सभी आवाज़ उठाइए। जिस प्रकार जब जब आवाज़ उठी है तब तब सरकार को झुकना पड़ा है। और आपकी आवाज़ में इतनी बुलंदी होनी चाहिए और वो बुलंद इतनी आवाज़ होनी चाहिए जिससे कि सभी को ये लगे, हर सरकार को ये लगे, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कोई सी भी सरकार हो, उसको हर प्रकार से ये लगना चाहिए कि जो छात्र शक्ति है उसमें एक संगठित वो शक्ति है और उसमें संगठन है। ठीक है, एकता में ही शक्ति होती है, सभी को पता है। तो ये सारी बातें हैं, इसके लिए सभी स्टूडेंट्स का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने अपने भविष्य को लेकर जो भी आवाज़ उठाई, सभी लोग जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। देखिए, अगर बात करें अपन, चलिए क्लास के ऊपर आ जाते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं। अपनी जो क्लास चल रही थी वो क्लास अपनी इंग्लिश के बारे में चल रही थी और कुछ कन्फ्यूजेबल वर्ब्स थी जिनके बारे में अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी। आज की जो क्लास होगी थोड़ी सी एक दो वर्ब और पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में अपने और भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो भी अपन लेके चलेंगे। और कल की क्लास में मैं आपको जो इससे रिलेटेड जितने भी वर्ब्स आपने पढ़ी है, क्योंकि देखिए मैंने जब कमेंट्स पढ़े तो उन कमेंट्स में यही आया कि गुरुजी पढ़ा तो दिया लेकिन इनके क्वेश्चंस वगैरह कैसे बनते हैं, वो क्वेश्चंस वगैरह भी करवाइए। तो पिछले जो भी प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए इनसे रिलेटेड वो क्वेश्चंस अपन सारे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इंग्लिश में अपने कन्फ्यूजेबल जो वर्ब्स थी उनके बारे में अध्ययन किया था और उसमें देखिए अपन ने कुछ वर्ब ली थी कल। आप लोगों को पता होना चाहिए जो वर्ब अपन लोगों ने पढ़ी थी, जिसमें एक वर्ब आप लोगों ने सबसे पहले जो पढ़ी थी, एक वर्ब तो आपने सी भी पढ़ी थी, ठीक है, और एक वर्ब आपने क्या पढ़ी थी, सा पढ़ी थी। ठीक है, कौन सी पढ़ी थी, सी और सा, दोनों में अंतर था। ठीक है, ये सारी वर्ब आप लोगों को पढ़ाई है। बियर वर्ब पढ़ी है। ठीक है, आप लोगों ने एक वर्ब फॉल और एक फेल, दोनों में अंतर पढ़ा है। ठीक है, एक आपने हैंग पढ़ी है जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों अलग अलग होती थी। ठीक है, तो ये सारी बातें अपन लोगों ने की है। ये नहीं आएगा इसमें, हैंग पढ़ी है। ठीक है, तो ये सारी वर्ब जो पढ़ी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आज कुछ वर्ब्स और भी है जो कि अपने लिए इंपॉर्टेंट रखती है, अपनी इंपॉर्टेंस रखती है, उनके बारे में भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं क्योंकि उनके क्वेश्चंस भी उठाए गए हैं। देखिए, एक वर्ब जो होती है डियर स्टूडेंट्स, वो वर्ब आपकी होती है राइज। कौन सी होती है, राइज। इसकी सेकंड फॉर्म जो होती है वो होती है रोज और थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है राइजन।
ठीक है, राइज, रोज, राइजन, और सभी को पता है। अगर देखिए इसका मतलब जब पढ़ाया जाता है तो राइज, राइज का मतलब जो डियर स्टूडेंट्स होता है वो डियर स्टूडेंट्स होता है टू गेट अप, या इसी को आप यहां से रख सकते हो टू प्रोग्रेस, टू प्रोग्रेस, ठीक है ना, प्रोग्रेस करना या उठना, इसको याद रखना है आपको, उठना, ठीक है, या कई बार इसका मतलब उगना भी होता है, उठना या उगना, असेंड, ठीक है, टू असेंड भी आप लोग कर सकते हो इसका, ठीक है। तो इसका एक और अर्थ हो सकता है टू असेंड। ये तीन आपको याद रखने हैं इस राइज के। ऐसी ही मिलती जुलती एक वर्ब और होती है, उसको अपन बोलते हैं रेज। क्या बोलते हैं? रेज। रेज की जो सेकंड फॉर्म होती है डियर स्टूडेंट्स वो होती है रेज्ड, और थर्ड फॉर्म होती है वो भी होती है रेज्ड, ठीक है। सेकंड फॉर्म होती है रेज्ड और थर्ड फॉर्म होती है रेज्ड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू अपलिफ्ट, यानी कि इसका मतलब आपको याद रखना है उठाना, या आपको कई जगह मिल जाएगा टू कलेक्ट, इकट्ठा करना, टू कलेक्ट, यानी कि इसका मतलब क्या होगा? इकट्ठा करना, ठीक है। और एक वर्ब और होती है जो तीसरी वर्ब इसी से रिलेटेड होती है, उसको बोला भी जाता है रेज। इसकी सेकंड फॉर्म जो होती है वो होती है रेज्ड, और थर्ड फॉर्म जो होती है वो भी होती है रेज्ड, ठीक है। देखिए एक जो वर्ब आप लोगों ने पढ़ी, एक जो वर्ब पढ़ी वो आप लोगों ने पढ़ी राइज, जिसका मतलब उठना, उगना, इंग्लिश में बोले तो टू गेट अप, टू प्रोग्रेस या टू असेंड, ठीक है, ये बोल दिया। दूसरी वर्ब आपने पढ़ी रेज, रेज का मतलब क्या होता है? उठाना, यानी कि टू अपलिफ्ट, ऊपर की ओर उठाना, ठीक है ना। टू कलेक्ट, ठीक है ना, टू कलेक्ट, ये हो गया। और रेज इसका मतलब होता है डियर स्टूडेंट टू डेमोलिश, यानी कि नष्ट करना। क्या मतलब होता है? नष्ट करना, ठीक है। RAZE इसका मतलब होगा टू डेमोलिश, यानी कि नष्ट करना। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए एक बार फिर से फटाफट से समझ लो, और फिर उसके बाद में अपन क्वेश्चंस इसके करते हैं, कैसे क्वेश्चन होंगे। एक वर्ब राइज, राइज की सेकंड फॉर्म रोज, और थर्ड फॉर्म क्या पढ़ी आपने? राइजन। इसका मतलब टू गेट अप, टू प्रोग्रेस, या फिर किसके रूप में आपने पढ़ा? टू असेंड, यानी कि उठना या उगना, ये पढ़ा आपने। फिर रेज, रेज का मतलब उठाना, ठीक है ना, उठाना हो गया, रेज्ड हो गया सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म रेज्ड हो गई। इसकी रेज, रेज का मतलब क्या पढ़ा आपने? टू डेमोलिश, और सेकंड और थर्ड फॉर्म हो गई इसकी रेज्ड। तो ये सारा पढ़ा आपने। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और उन क्वेश्चंस पे ध्यान देना। एक बार मैं क्वेश्चंस यहीं पर लिख देता हूं आपके। जो क्वेश्चन है, मैंने बोला द स्टूडेंट्स, अब देखना एक बार, मैंने बोला रोज, और मैंने बोला यहां पर रेज्ड मेनी क्वेश्चंस। फटाफट से आपके आंसर आने चाहिए कि आंसर क्या होगा। द स्टूडेंट्स रोज रेज्ड मेनी क्वेश्चंस, ठीक है। आप लोगों को यहां पर जो वर्ब है वो सेकंड फॉर्म पूछी गई है। एक वर्ब है आपकी रोज, और एक वर्ब है आपकी रेज्ड। इन दोनों के बारे में आपको यहां से पूछा गया है, और आपको इन दोनों का पता होना चाहिए। फटाफट से मेरे को बताइए, यह एक नंबर और ये दो नंबर, एक नंबर रोज आएगी या फिर रेज्ड आएगी, ये कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। शाबाश, आंसर मिल गया, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। पढ़ने वाले स्टूडेंट देखिए अलग ही होते हैं, जैसे सतवीर है, ये पिंकी है, ठीक है, ये सभी जो स्टूडेंट्स हैं ये सारे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और लगातार क्लासेस लेते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए अगर बात करें तो स्टूडेंट्स होगा, स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन होगा उसको क्या करेगा? उठाएगा, यानी कि उसका जो सेंस आएगा वो उठाने का होगा। किसका होगा? उठाने का, नहीं कि उठने का होगा। उठने का नहीं होगा, उसने कई क्वेश्चंस टीचर के सामने रखे, यानी कि उसने उठाए, उसने रेज किए, ठीक है ना, उसने राइज नहीं किए, उसने रेज किए, और सेकंड फॉर्म पूछी है। तो यहां पर आपका जब आंसर होगा तो वो क्या हो जाएगा? आपका रेज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेज्ड। इसी प्रकार से अगर मैं आप लोगों को, देखिए ध्यान देना एक बार, अगर मैं इसी प्रकार से, ये आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं। अगर इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और दूं मैं आपको, और ये पूछूं he rose
और रेज्ड फ्रॉम द चेयर। ठीक है, फटाफट से बताओगे, ही रोज और रेज्ड फ्रॉम द चेयर। ठीक है ना। अब बताइए वो जो था, कोई भी था, वो उठा, ठीक है, या उसने उठाया कहां से, चेयर से। यहां पर डियर स्टूडेंट देखना क्या आ रहा है, फ्रॉम। अगर मैं इसी को इसी प्रकार से लिखता, देखिए अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, ही रोज और रेज्ड द चेयर। ठीक है, अब देखिए दोनों में अंतर है। एक का मतलब है उठना और एक का मतलब है उठाना, यानी कि अलग करने का जब सेंस आ रहा है तो अलग करने के सेंस में अपन प्रीपोजिशन यूज करते हैं फ्रॉम का। यानी कि उसने उठाई, वो उठा, कहां, किससे उठा, वो उठा कहां से, चेयर से उठा। तो यहां पर देखिए उठना नहीं है, यहां पर उठाना नहीं है, यहां पर उठना अर्थ आएगा। और अगर उठना अर्थ आएगा तो यहां पर जो डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, रोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रोज हो जाएगा। इसी प्रकार से ध्यान देना एक बार, ही रोज और रेज द चेयर। ठीक है ना, यानी कि उसने क्या किया, उठाया। तो उठाने के अर्थ में आएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, रेज्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रेज्ड आ जाएगा। समझ में आया होगा, याद रखना है आपको। जैसे और भी क्वेश्चंस देख लीजिए आप लोग। जैसे अगर मैं बोलूं द सन राइजेज और रेजेज इन द ईस्ट। ठीक है, द सन राइजेज और रेजेज इन द ईस्ट। अब बताइए जो सूर्य है उसका सेंस आएगा किसका, उगने का, टू असेंड का, टू असेंड का। तो इसका मतलब यहां पर रेजेज नहीं आएगा डियर स्टूडेंट्स। यहां पर जब आपका आंसर आएगा तो वो क्या आएगा, राइजेज आएगा। क्या आएगा, राइजेज। समझ में आएगा, इंपॉर्टेंट वर्ब है। और आपके कई एग्जाम्स के जो प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जाम्स होंगे उनमें आपको कई प्रकार से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बहुत आप देखिए, जो भी जितने भी यूट्यूबर्स वगैरह हैं, जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं, इनका अथाह प्रेम हम लोगों को मिल रहा है, इसके लिए इनका बहुत धन्यवाद। ठीक है, बाकी देखिए आगे अपन नेक्स्ट बात करते हैं। तो इसमें एक वर्ब जो होती है, एक वर्ब और लेते हैं अपन। जो वर्ब होती है वो होती है लाई। ठीक है, लाई वर्ब होती है और इसकी जो सेकेंड फॉर्म होती है, वो होती है लाइड। और थर्ड फॉर्म भी होती है डियर स्टूडेंट लाइड। और इसका मतलब होता है अनट्रुथ। क्या मतलब होता है, अनट्रुथ। अनट्रुथ का मतलब क्या होता है, असत्य बोलना। क्या होगा, असत्य बोलना। अनट्रुथ का मतलब क्या होगा, असत्य बोलना, झूठ बोलना। जब झूठ बोला जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी क्या हो गई, लाई। सेकंड फॉर्म क्या हो गई, लाइड। और थर्ड फॉर्म भी क्या हो गई, लाइड। इसी प्रकार से देखिए एक और वर्ब यही होती है, एक वर्ब यही होती है और ये होती है लाई। इसकी सेकंड फॉर्म जो होती है वो होती है ले, और थर्ड फॉर्म होती है वो होती है लेन। ठीक है, लाई की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है ले और थर्ड फॉर्म होती है लेन। और इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब आपको ये याद रखना है, इसका मतलब होता है लेटना। ठीक है ना, टू मूव इन होरिजन सिचुएशन, या बोल सकते हैं पोजीशन। ठीक है ना, एक होरिजन सिचुएशन, लेटना जो होगा जब अर्थ लिया जाएगा तो उसका मतलब भी लाई होता है। सेकंड फॉर्म पूछी जाती है कई बार, सेकंड फॉर्म होती है ले। और थर्ड फॉर्म के रूप में किसका यूज होता है, लेन का। किसका यूज होता है, लेन का। इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट जो तीसरी वर्ब होती है, एक इंपॉर्टेंट वर्ब होती है ले, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है लेड, और थर्ड फॉर्म भी होती है लेड। ठीक है, ले, लेड और लेड। इसका मतलब होता है टू सेक्रिफाई, टू सेक्रिफाई, सेक्रिफाइस। ठीक है ना, यानी कि आपका क्या करना, बलिदान देना, या मैं इसको बोल सकता हूं अंडे देना। ऐसे इसके अर्थ होते हैं। ठीक है, किसके होते हैं, वो लेके होते हैं। किसके होते हैं, ले। और सेकंड फॉर्म क्या होती है, लेड होती है। और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, लेड होती है। तो आपको याद रखना है कि लाई, लाई का मतलब झूठ बोलना, उसकी सेकंड फॉर्म होगी लाइड और थर्ड फॉर्म होगी लाइड। लेकिन एक वर्ब वही लाई हो गई, उसका मतलब क्या हो गया, लेटना हो गया। क्या हो गया, लेटना। और अगर लेटना हो गया तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी ले और थर्ड फॉर्म हो जाएगी लेन। क्या हो जाएगी, लेन। अगर बात करें अपन यहां पर, देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक वर्ब हो गई ले, ले का मतलब सेक्रिफाई करना, अंडे देना। सेकंड फॉर्म हो गई लेड और थर्ड फॉर्म भी क्या हो गई, लेड। चलिए यहां पर इनके क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो कर लेते हैं एक बार, फटाफट से देखना एक बार। जैसे कि अगर मैंने क्वेश्चन बोला द हेन्स
हैव। अभी यहां पर लेन, लाइड और लेड एक्स, एक तो इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। ही लाइड ले many times to his friends, ठीक है। और भी क्वेश्चन ले सकते हैं अपन। ही लेड और ले हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री, ठीक है। जिनको भी अगर देखने में दिक्कत आ रही है, कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स वगैरह देखे थे, तो ऐसी भी समस्या आती है, देखने में दिक्कत आ रही है, तो अपने मोबाइल का रेजुलेशन जो है वो आप लोग बढ़ाइए भैया, ठीक है। उसको 420 पर कीजिए आप लोग, आपको पता लग जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर, ध्यान देना एक बार। सबसे पहले अपन ने बात की, देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए। लाई, लाई का मतलब झूठ बोलना हो गया, अनट्रुथ हो गया। लाइड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लाइड हो गई। लाई एक वर्ब है जिसका मतलब आपको मतलब रखना है टू मूव इन होरिजन पोजीशन, यानी कि लेटना, ठीक है ना। ये सारी बात हो गई। तो यहां पर हो गया लेटने के अर्थ में आ गया। एक हो गया ले, और ले का मतलब लेड और लेड, ये सेकंड और थर्ड फॉर्म हो गई। सेक्रिफाइस हो गया, और एक क्या हो जाएगा, अंडे देना या इससे संबंधित जो भी बात होगी। अब यहां पर देखो एक बार, द हेंस, यहां पर डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को बताया हेंस, हेंस का मतलब सबसे हम समझते हो मुर्गी, ठीक है ना। और उसने क्या दिए, एक्स, अंडे दिए। अंडे देने का मतलब जब होगा तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स बताइए आपका जब अर्थ होगा वो लेन होगा या लाइड होगा। यहां पर जब सॉरी यहां पर लेन, लाइड और एक लेड, बताइए अर्थ कौन सा होगा। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, समझ में आ गया होगा। अंडे देने के सेंस में थर्ड फॉर्म के रूप में, हैव के बाद में थर्ड फॉर्म चाहिए तो लेड आएगा। इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, 3 नंबर आपका सही हो जाएगा। ऐसे ही देखिए, ही लाइड और ले मेनी टाइम्स टू हिज फ्रेंड, ठीक है ना, यानी कि उसने अपने मित्र से क्या बोला, झूठ बोला कई बार। तो कई बार झूठ बोलने के सेंस में जब आएगा तो ले नहीं आएगा, ले का मतलब तो क्या हो गया, लेटना हो गया। तो यहां पर जब आंसर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, लाइड हो जाएगा, ठीक है, झूठ बोला। ही लेड और ले हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री, बताइए फटाफट से, यानी कि जो उसने था वो क्या कर दिया, सेक्रिफाई किया। क्या की, सेक्रिफाई, क्या, अपनी पूरी जिंदगी, ठीक है ना, किसके लिए, अपनी कंट्री के लिए। किसके लिए, अपनी कंट्री के लिए। तो सेक्रिफाई के अर्थ में जब वर्ब की सेकंड फॉर्म ली जाएगी तो वो ले नहीं ली जाएगी डियर स्टूडेंट्स, क्या ली जाएगी, लेड ली जाएगी। क्या ली जाएगी, लेड ली जाएगी। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग। अगर मैं ये बोलूं ही ले और लेड इन द शेड ऑफ द ट्री, ठीक है, ही ले और लेड, ठीक है। फटाफट से बताइए क्या आएगा, ले आएगा या लेड आएगा। तो इसका मतलब यहां पर लेटने के सेंस में आ रहा है, लेटने के सेंस में आएगी तो वर्ब जो आएगी वो लाई की फॉर्म आएगी, और लाई की फॉर्म आएगी तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए यहां पर क्या जाएगा आपका, ले, आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। कुछ वर्ब्स थी जो कि इंपॉर्टेंट थी अपने हर एग्जाम में, पिछले जितने भी एग्जाम्स, चाहे आपके राजस्थान लेवल की आप तैयारी कर रहे हो तो एलडीसी के एग्जाम्स में इनके क्वेश्चंस आप देख सकते हो, ठीक है। जो जितनी भी आपकी सेकंड ग्रेड वगैरह, रीट वगैरह की एग्जाम वगैरह होती है उनमें भी रिलेटेड क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। तो आप लोगों ने ये सीखा कि कुछ वर्ब जो कंफ्यूजेबल होती है, अपन को कंफ्यूज करती है, उनके बारे में जाना। डियर स्टूडेंट, पिछला वीडियो भी इसके बारे में था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं है तो एक बार फिर से इसको दोबारा से आप रिकेप करके चलाइए और वापस से देखिए, आप लोगों को सभी बातें जो होगी वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए कुछ अपन बेसिक्स पढ़ने वाले हैं, कुछ बेसिक्स हैं उनके बारे में अपन नॉलेज लेंगे। जैसे कि देखिए डियर स्टूडेंट, इस वर्ब के बारे में
पूरा जब टॉपिक होगा तो मैं फिर बोल रहा हूं जो वर्ब एडवांस होगा उसमें पूरा टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। यहां पर केवल बेसिक वर्ब्स के बारे में अपन जान रहे हैं कि वर्ब्स क्या होती है, किस प्रकार की होती है, टीवी क्या थी, रेगुलर क्या थी, आईटीवी क्या थी, रेगुलर क्या थी, ये सब कुछ अपन लोगों ने जाना। तो डियर स्टूडेंट्स अगर बात करें यहां पर तो सबसे पहले देखिए आपने एक वर्ब जो पढ़ी थी वो वर्ब आपने पढ़ी थी ऑर्डिनरी वर्ब, ठीक है, और एक आपने पढ़ी थी वो पढ़ी थी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। एक वर्ब थी वो थी ऑर्डिनरी वर्ब और एक जो वर्ब थी वो आपकी क्या थी, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स इन दोनों वर्ब के बारे में आपने पढ़ा। ऑर्डिनरी वर्ब थी उसी का नाम आपने क्या रखा था, मेन वर्ब, या इन्हीं को अपन बोल सकते थे प्रिंसिपल वर्ब्स, सॉरी प्रिंसिपल वर्ब्स ये नहीं थी, प्रिंसिपल वर्ब्स मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में थी। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब संख्या में कितनी थी, 24, और इन्हीं को आपने जो नाम दिया था वो नाम दिया था डियर स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब। क्या नाम दिया था, हेल्पिंग वर्ब, इन्हीं को अपन ने हेल्पिंग वर्ब माना था। इन्हीं के 4 नाम थे, एक 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट था, एनामलस फिनिट था, स्पेशियल वर्ब था और मॉडल वर्ब था। इनको 24 भागों में बांटकर अपन ने 11 वर्ब को अलग किया था और 13 वर्ब को अपन ने अलग किया था। 11 वर्ब अलग थी और 13 वर्ग अलग थी। उनके भी क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे गए हैं, थोड़ा सा आप लोग देखिए, क्योंकि जो कल की क्लास होने वाली है उसमें मैं आपको इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो कराऊंगा। अगर आपने आज तक के वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियोस देख लेना, तभी आपको क्वेश्चन करने में मजा आएगा और आप लोग खुद जवाब दोगे इस चीज का कि गुरुजी क्या आंसर होगा, हाथों हाथ बताओगे आप लोग, ठीक है। एक 11 थी और एक 13 थी। ये जो 11 थी इनका नाम था प्राइमरी वर्ब। डियर स्टूडेंट्स क्या नाम था, प्राइमरी वर्ब, और इनका नाम था वही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इन्हीं को अपन ने अलग से नाम दे दिया था। जैसे कि देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, टोटल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कितनी थी, 24। आंसर में पहले ये होगा, अगर ये आंसर नहीं आता तो फिर कितना होगा, 13। ये मॉडल वर्ब्स होती है आपकी, इनसे मूड का पता चलता है। मूड जो होता है वो स्टेट और फीलिंग का मिक्सर होता था। प्राइमरी वर्ब थी, प्राइमरी वर्ब को अपन ने प्रिंसिपल वर्ब के नाम से जाना था। और प्राइमरी वर्ब जो थी आपकी, ठीक है, एक देखिए इसको भी मैं आपको 3 भागों में बता सकता हूं कि 3 भाग हो जाएंगे। पहला जो इसका पार्ट होगा वो वर्ब टू डू के बारे में अपन पढ़ सकते हैं। तो डू में 3 वर्ब आपको याद रखनी है। एक जो वर्ब याद रखनी है वो आपको डू याद रखनी है, एक वर्ब आपको डज याद रखनी है और एक वर्ब आपको डिड। ये जो फॉर्म्स हो गई आपकी वो किसकी हो जाएगी, डू की, यानी कि डू की 3 फॉर्म हो गई, एक डू हो गया, एक डज हो गया और एक क्या हो गया, डिड हो गया। इसी प्रकार से अगर अपन लोग देखें तो दूसरी वर्ब के रूप में अपन डियर स्टूडेंट्स यहां पर वर्ब टू हैव पढ़ सकते हैं, वर्ब टू हैव। और हैव के बारे में पढ़े तो इसमें भी 3 वर्ब आपको याद रखनी है। एक हैज वर्ब होती है, एक हैव वर्ब होती है और एक हेड वर्ब होती है। एक हेज होता है, एक हैव होता है, एक क्या होता है, हेड होता है। इसी प्रकार से आप लोगों को तीसरी जो वर्ब थी उसको आपको याद रखना है वर्ब टू बी के रूप में। किसके रूप में याद रखना है, बी के रूप में। और बी की वर्ब जब यहां पर गिनी जाएगी, बी की टोटल वर्ब्स जो होती है वो 8 होती है, लेकिन आपको जब यहां पर पढ़ाई जाएगी तो वो 5 वर्ब के रूप में अपन पढ़ेंगे। और वो वर्ब जो आपकी होगी, एक आपकी इज होगी, एक एम होगी, एक आर होगी, एक वॉज होगी और एक वर होगी। वर्ब टू बी बोला जाता है इनको, इजमार और वॉज वर्ब। वर्ब टू हैव बोला जाता है हेज, हैव और हेड को, और वर्ब टू डू बोला जाता है डू, डज और डिड को। पढ़ने में बिल्कुल आसानी होगी। जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो आप लोग याद रखिए, क्योंकि इनसे ही रिलेटेड जो क्वेश्चंस एसएससी वगैरह में आए हैं या और भी एग्जाम्स में आए हैं वो सारे क्वेश्चंस अपन यहां से करने वाले हैं। कल की जो क्लास होगी उसके अंदर अपन क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो वो बात अपनी होगी। चलिए बात करते हैं डू की। से ध्यान देना, एक बात और याद रखो इनमें बिल्कुल ईजी से। एक बात अब आपको याद ये रखनी है डियर स्टूडेंट्स कि देखिए इंग्लिश जो होती है, इंग्लिश में जो सब्जेक्ट्स होते हैं कैटेगरी वाइज वो 2 होते हैं। एक सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है और एक सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है। थोड़ा सा ये पता रखिए, ये तो नाउन के टॉपिक में पढ़ेंगे, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनेगा वो सारी बात। एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। अभी केवल आपको ये याद रखना है कि सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपका ही भी होगा, वो सी भी होगा, वो इट भी होगा और कोई सिंगल नेम भी होगा। सिंगल क्या होगा, नेम। प्लूरल में आपको देखिए आई, एक वी, एक यू, ध्यान देना एक बार, और एक दे, और प्लूरल नेम्स।
इनकी बात की जाती है। एक बात और याद रखना डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब आई है, इस आई को जब प्रेजेंट में लिखा जाता है तो इसको प्लूरल मानते हैं। क्या मानते हैं? प्लूरल। लेकिन अगर इसी आई को पास्ट में लिखा जाता है तो इसी को अपन क्या मानते हैं? सिंगुलर। क्या मानते हैं? सिंगुलर। ये याद रखना है, आई को जब भी प्रेजेंट में लिखा जाएगा तो आई को हमेशा प्लूरल माना जाएगा। आई को क्या माना जाएगा? प्लूरल। लेकिन आई को जब भी पास्ट या फ्यूचर में लिखा जाएगा, पास्ट या फ्यूचर में लिखा जाता है तो डियर स्टूडेंट्स इसको हमेशा क्या माना जाता है? सिंगुलर माना जाता है। ये आपके दिमाग में बात होनी चाहिए। किस प्रकार से होगी वो बात करेंगे। अब बताइए, किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर सब्जेक्ट दो हो गए तो डियर स्टूडेंट्स उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आती है। उसके अकॉर्डिंग ही क्या आती है? वर्ब। तो जो वर्ब होगी वो भी कितने टाइप की हो जाएगी? दो टाइप की हो जाएगी। अगर आपके दो सब्जेक्ट हो गए, एक सिंगुलर हो गया और एक प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी कितनी हो जाएगी? दो हो जाएगी। एक सिंगुलर हो जाएगी, एक प्लूरल हो जाएगी। अब डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये याद रखना है, देखिए मैंने एक शब्द बोला नेम और नेम्स। नेम और नेम्स, इसमें कई बार क्या होता है? कंफ्यूज होता है। कंफ्यूज कैसे होता है? जैसे कि अगर मैंने ये बोला डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ध्यान देना एक बार, जैसे मैंने आप लोगों के सामने ये लिखा कि मैंने लिख दिया चेयर। अब नेमिंग वर्ड है, नेम है, ठीक है, तो चेयर एक हो गई। अगर चेयर एक से ज्यादा हो जाएगी तो वो उसको अपन क्या बोल देंगे? चेयर्स बोल देंगे। तो ये वर्ड नेमिंग वर्ड है, नाउन है। नाउन में अपन ने क्या जोड़ दिया? एस। जनरली एस या ईएस जोड़कर नाउन में अपन उसका प्लूरल बना देते हैं। जैसे कि अगर मैंने ये बोला बॉय है, अब बॉय का अगर प्लूरल बनाना है तो बॉयज कर देंगे। स्टूडेंट है, स्टूडेंट का क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स हो जाएगा। मैंने बोला मार्कर है तो मार्कर प्लूरल क्या हो जाएगा? मार्कर्स हो जाएगा। रट्टा नहीं लगाना है। फिर मैं बोल रहा हूं, मैंने एक वर्ड बोला है जनरली, मैंने एक वर्ड बोला है जनरली, नाउन में एस या ईएस लगा हुआ होता है, वो प्लूरल होता है। लेकिन जब नाउन का टॉपिक आएगा तो आप लोगों को यह भी बताया जाएगा कि कुछ नाउन्स ऐसे भी होंगे जिनके अंत में आपका एस या ईएस होगा। एस या क्या होगा? ईएस। और डियर स्टूडेंट्स वो नाउन जब आपके लिखे जाएंगे तो वो लिखे जाएंगे आपके सिंगुलर कैटेगरी में। किस कैटेगरी में? सिंगुलर कैटेगरी में। जैसे फॉर एग्जांपल्स अगर मैं बात करूं, आपका जैसे अपन बात करें मीजल्स है, मम्स है, रेबीज है, डायबिटीज है, डिजीज के नाम है ये सारे, इन सब के अंत में क्या आ रहा है? एस आ रहा है। ये सारे जब लिखे जाते हैं तो किस फॉर्म में लिखे जाते हैं? सिंगुलर में। जैसे आपके सब्जेक्ट्स के नेम होते हैं, इकोनॉमिक्स होता है, मैथमेटिक्स होता है, फिजिक्स होता है, सबके अंत में क्या आ रहा है? एस आ रहा है। और डियर स्टूडेंट्स ये क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। तो जनरली अभी आपको ये याद रखना है कि किसी भी नाउन वर्ड के अंत में अपन क्या जोड़ देते हैं? एस जोड़ देते हैं। तो वो कैसा बन जाता है? आपका प्लूरल बन जाता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये याद रखो, अगर किसी भी वर्ब में हेल्पिंग वर्ब हो या फिर आपका मेन वर्ब भी आएगा, हेल्पिंग वर्ब में या मेन वर्ब का अंतिम अक्षर आपका एस होता है। क्या होता है? एस। तो उस वर्ब को आपको मानना है सिंगुलर। क्या मानना है? सिंगुलर। यानी कि उस वर्ब को आपको मानना है सिंगुलर। अब देखिए एक बार, जैसे मैंने वर्ब लिखी, एक लिखी डू, एक डज और एक डिड। अब ये आपको मैंने बता दिया था कि डू और डज होती है ये प्रेजेंट फॉर्म होती है और डिड होती है ये पास्ट फॉर्म होती है। सबको पता है। हैज और हैव आप दोनों, ये जो दोनों वर्ब होगी ये प्रेजेंट फॉर्म होगी और इसकी जो पास्ट फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी? हैड हो जाएगी। इसी प्रकार से इज एम आर है, ये प्रेजेंट फॉर्म है, और वाजवर है, ये क्या है? पास्ट फॉर्म है। अब इनमें से आप लोग बता सकते हो सिंगुलर कौन सी है और प्लूरल कौन सी है। डू जो होगी वो प्लूरल होगी, डज जो होगी वो सिंगुलर होगी। लेकिन इसी का पास्ट जो रूप होगा वो क्या हो जाएगा? डिड हो जाएगा। रट्टा नहीं लगाना, सेंस लगाना है। और डिड में देखिए न एस लगा है, कुछ नहीं लगा, तो ये सिंगुलर भी होगी और प्लूरल भी होगी। याद हो जाएगा। ऐसे ही हेज और हेव में से आपको देखना है कि हेज जो है वो सिंगुलर है और हेव है वो प्लूरल है। हेड में यहां पर अकेली आ रही है और अकेली आ गई तो ये सिंगुलर भी होगी और प्लूरल भी होगी। इसी प्रकार से इज, जो इज है वो आपकी क्या है? सिंगुलर। सभी को पता है आई के बाद में क्या आता है? एम। प्लूरल के साथ में क्या लिखा जाता है? आर। अगर पास्ट की बात हो तो सिंगुलर क्या आएगा? वाज। और यहां पर आपको याद रखना है वर। मैंने एक बात बताई थी आपको इस आई को लेकर, ये आई जब किस में लिखा जाता है? किस में लिखा जाता है? प्रेजेंट में, तो इसको क्या मानना है? प्लूरल। लेकिन लिखा किस में जाएगा? पास्ट में, तो इसको क्या मानना है आपको? सिंगुलर। क्या मानना है? सिंगुलर। फटाफट से आप लोग मेरे को बताओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोला आई वॉज और वर प्लेइंग, इतना ही करते हैं। और एक मैंने लिखा आई हैज और हैव पेड द बिल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स,
फटाफट से मेरे को ये बताइए आप लोग कि यहाँ पर आई के बाद में वॉज और वर प्लेइंग और आई हैज और हैव, मैंने आप लोगों को बता दिया कि प्रेजेंट फॉर्म कौन सी है और पास्ट फॉर्म कौन सी है। ये आप दोनों की देखिए, ये आती है किसमें, पास्ट में, हमारे का पास्ट वॉज वर होता है, और हैज है होती है प्रेजेंट में, इसका पास्ट क्या होता है, हेड होता है। तो अगर मैंने ये बोला कि आई का प्रयोग अगर प्रेजेंट टेंस में होगा तो वहां पर उसके बाद में आने वाली वर्ब कैसी होगी, प्लूरल। लेकिन अगर पास्ट टेंस हो जाएगा तो उसके बाद में आने वाली वर्ब जो होगी वो कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। अब बताइए कई स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि क्या होता है, ठीक है, तो आई के बाद में कई बेवकूफ जो होंगे वो वर कर देंगे, क्या कर देंगे, वर। लेकिन यहाँ वर नहीं आएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर किसका यूज होगा, वॉज का। किसका यूज होगा, वॉज का। लेकिन आई को जब प्रेजेंट में लिखा गया है और प्रेजेंट में लिखा गया है तो यहाँ पर सिंगुलर नहीं आएगा, यहाँ पर प्लूरल आएगा। क्या जाएगा, हेव आपका आंसर सही हो जाएगा। बिल्कुल बारीकियां हैं चीज, वो सारी चीजें अपन यहां से जानेंगे, ठीक है, तो वो सारी बात अपन करेंगे। एक बात साथ में और सुनो, एक बात साथ में और सुनो, क्योंकि कई स्टूडेंट्स के अंदर डाउट रहता है। डियर स्टूडेंट्स ये भी याद रखना कि आई के बाद में वर भी आएगा, आई के बाद में क्या आएगा, वर भी आएगा, लेकिन उस कंडीशन का आपको पता होना चाहिए। देखिए ये जो वर है, ये आपकी जो वर है डियर स्टूडेंट्स, ये वर आपकी वर्ब प्लूरल मानी जाती है। कैसी वर्ब है, प्लूरल। लेकिन ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में भी आती है। कैसे सब्जेक्ट के साथ में आती है, सिंगुलर के साथ में भी आती है। तो सिंगुलर में आई भी आ गया आपका, यानी कि प्लूरल के साथ में तो आती है, साथ में सिंगुलर में भी आती है। कोई भी मेरे को कमेंट बॉक्स में अगर बता सकता है कब आती है तो वो बताइए, उसका मोस्ट वेलकम है, बता दीजिए फटाफट से। ठीक है, जवाब नहीं आ रहे हैं, चलो मैं बता देता हूं। एक सेंटेंस पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स आगे चलकर, कंडीशनल सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे, कंडीशनल सेंटेंस, शर्त सूचक वाक्य पढ़ेंगे। उन शर्त सूचक वाक्यों में एक आपकी कंडीशन होती है जिसका नाम होता है इमेजिनेटिव कंडीशन। क्या नाम होता है, इमेजिनेटिव। कल्पनाशील जो शर्त सूचक वाक्य होते हैं उसमें आपका चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर होता है चाहे सब्जेक्ट प्लूरल होता है, जिसमें इमेजिनेशंस की जाती है, वहां पर अपन वाज का यूज नहीं करते डियर स्टूडेंट्स, यूज किसका करते हैं, वर का यूज करते हैं। और कंडीशनल सेंटेंस में भी इतना याद रखो कि जनरली अपन इफ, विश, एज, इफ, एस, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर क्वेश्चन ही यही होता, अगर मैं बोलता इफ आई और वॉज और वर ए किंग, अगर मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन देता और बोलता इफ आई वॉज और वर ए किंग, तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान देना एक बार, अगर मैं इसको इफ को हटा देता, इस इफ को मैं यहां से हटा देता, तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना कि आई वॉज और वर ए किंग, तो यहां पर जब आता तो वो क्या आता, आपका वो जाता। लेकिन जैसे ही मैंने यहां पर जोड़ दिया क्या, इफ जोड़ते ये वाक्य जो हो गया वो कैसा हो गया, कंडीशनल। क्या होता है क्या नहीं होता है इसको छोड़ दीजिए, वो सब कुछ अपन आगे चलकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर वाक्य कंडीशनल हो जाता, और कंडीशनल सेंटेंस के अंदर यहां पर किसका यूज होगा, वर का यूज होगा। यहां पर चाहे आपका आई होता, आपका चाहे सी ही होता, चाहे आपका सी होता, चाहे वी होता, चाहे यू होता, कोई सा भी आपका सब्जेक्ट होता है, इस कंडीशनल में इमेजिनेशंस बताने के लिए, कल्पनाएं बताने के लिए डियर स्टूडेंट्स वॉज का यूज नहीं किया जाता, किसका यूज किया जाता है, वर का। और ऐसे सेंटेंसेज में ये मेन वर्ब का काम करती है, और अगर मेन वर्ब का काम करती है तो उसके बाद में आने वाला जो केस होता है ये भी अपन इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों ने तो रट्टा लगा रखा है कि गुरुजी वर्ब आएगी, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आएगा और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहां पर आपका जो आप लोगों ने जिसको रट्टा लगाया है वो गलत हो जाएगा। मैंने बार बार में बोला है आप लोगों को कि आप लोगों को रट्टा नहीं लगाना है, रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना है, सेंटेंस को सेंस करके पढ़ना है। और जब तक सेंस करके नहीं पढ़ोगे तब तक क्वेश्चंस गलत होंगे। यहाँ पर वर्ब का जब यूज किया जाता है मेन वर्ब के रूप में, तो डियर स्टूडेंट्स इसके बाद में केस आता है, वो आता है आपका सब्जेक्टिव। कौन सा आता है, सब्जेक्टिव। इनको आगे चलकर पढ़ना है, क्योंकि अभी आप लोगों को ये नहीं पता होता है कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जेनेटिव केस क्या होता है, पॉजिटिव केस किसको बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस किसको बोलते हैं, ठीक है। ये अभी आप लोगों को पता नहीं है, ये पता तभी चलेगा जब आप लोग आगे पढ़ोगे। ये तो हो नहीं सकता, मैं हर बार क्लास में बोलता हूं कि 10 दिन का खाना आप एक साथ खा लोगे।
आप लोग नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि देखिए 10 दिन का जिस प्रकार से खाना नहीं खाया जा सकता, उसी प्रकार से अपन एक साथ पूरे मैटर को भी नहीं पढ़ सकते। आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चलना है, आगे इसी प्रकार से आप लोगों को पढ़ना है। तो आप लोगों ने ये जाना कि क्या क्या सब्जेक्ट हो, क्या क्या वर्ब होगी। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और जहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वर्ब भी सिंगुलर होगी, प्लूरल सब्जेक्ट होगा वहां पर भी प्लूरल वर्ब होगी। ये याद कर लिया अपन लोगों ने, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं, अपन लोग जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे, ये ध्यान देना एक बार। अपन लोगों ने ये जाना कि सब्जेक्ट दो प्रकार के हो गए, एक सिंगुलर हो गया और एक क्या हो गया, प्लूरल हो गया। आई का अपन ने जान लिया, पास्ट में लिखा जाएगा सिंगुलर होगा, प्रेजेंट में होगा तो प्लूरल होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये याद रखना है कि जैसा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है उसी प्रकार की वर्ब होती है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी आपकी कैसी होगी, सिंगुलर। अगर प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। देखिए एक बार अगर बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये बोला ही, अब यहां पर मैं इज और आर और यहां पर लगा दूं कमिंग, ठीक है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहां पर आपको वर्ब का क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। आपने जाना कि ही जो है वो किस कैटेगरी में है, सिंगुलर कैटेगरी में। और अगर सिंगुलर कैटेगरी का सब्जेक्ट है तो वर्ब भी आपकी किस कैटेगरी की होगी, सिंगुलर कैटेगरी की होगी। तो इसका मतलब यहां पर जब लिखा जाएगा तो आर नहीं लिखा जाएगा, यहां पर क्या लिखा जाएगा, इज लिखा जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस ही को हटाकर यहां पर यू लिख देता तो यू के अकॉर्डिंग यहां पर फिर आपका क्या सही हो जाता, आर सही हो जाता। अगर मैं यहां पर इसी प्रकार से देखिए अगर हेज और हेव का यूज करूं, हेज और हेव का, ये वर्ब भी चेंज हो जाएगी, आगे थर्ड फॉर्म आ जाएगी कम, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान दो, अगर मैं ही लिखता तो ही के अकॉर्डिंग क्या करते, हेज। यू के अकॉर्डिंग क्या करते, हेव। अगर मैं वी लिखता तो वी के अकॉर्डिंग क्या करते, हेव। अगर मैं यहां पर दे लिखता तो दे के अकॉर्डिंग भी क्या करते आप लोग, हेव। अगर मैं यहां पर सी लिखता, अगर सी लिखता तो यहां पर क्या करते, हेज। अगर मैं यहां पर राम लिखता तो राम के अकॉर्डिंग क्या करते, हेज। अगर मैं राम एंड श्याम लिखता तो दोनों के अकॉर्डिंग यहां पर आपको लिखना पड़ता क्या, हेव लिखना पड़ता। क्या लिखना पड़ता, हेव। बहुत आसान चीजें हैं, बहुत आसान चीजें हैं। केवल आप लोगों के दिमाग में ये चीजें बैठनी चाहिए कि किस प्रकार से अपन को पढ़ना है, इन चीजों को किस प्रकार से अपन को गेन करना है, ये सब कुछ आपके अंदर है। और आप लोगों के अंदर अगर एक इच्छा शक्ति है, दृढ़ संकल्प है, एक डिटर्मिनेशन है, तो आप लोग बिल्कुल आप अपनी जो मंजिल है उसको प्राप्त कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स। तो अपन लोग ये जान रहे थे, यहां पर देखिए ये सब कुछ जाना। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन थोड़े बहुत और बनते हैं, थोड़ा सा याद रखिए। देखिए अगर किसी भी वाक्य में, मैंने आपको ये बताया था कि ये जितनी भी वर्ब है आपकी 11 जो वर्ब थी, ये 11 जो वर्ब थी डियर स्टूडेंट्स, ये प्राइमरी वर्ब थी। कौन सी वर्ब थी, प्राइमरी वर्ब। प्राइमरी वर्ब इनको इसीलिए बोला गया, सॉरी प्रिंसिपल वर्ब, प्राइमरी तो हो ही गई ना, इनका प्राइमरी तो नाम फट ही लिया, इन्हीं को नाम दिया था अपन ने प्रिंसिपल वर्ब। और प्रिंसिपल वर्ब्स इसीलिए बोला जाता था क्योंकि डियर स्टूडेंट्स ये याद रखिए, क्योंकि इनका प्रयोग वाक्य में आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के रूप में करते हो। भाई हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के रूप में करते हो। देखिए अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के रूप में कैसे करते हैं वो भी समझ लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां पर देखिए डू लिखा, डज लिखा और डिड लिखा, ठीक है। जब भी किसी सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती नजर आए, देखिए मैंने आप लोगों को बता दिया था हेल्पिंग वर्ब तभी होगी जब इसके बाद में मेन वर्ब होगी, ठीक है। और अगर मेन वर्ब नहीं है तो ये खुद ही मेन वर्ब का भी काम करती है। किस प्रकार से करेगी वो बात करेंगे। अगर ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती है तो डियर स्टूडेंट्स आपको याद रखना है इसके बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये लिखा, ध्यान देना एक बार, मैंने ये लिखा ही डिड नॉट वेंट टू हिज ऑफिस, ठीक है। अब ध्यान दो एक बार, अगर मैं यहां पर बात करूं, देखिए डियर स्टूडेंट्स यहां पर बात करें तो डिड है और आगे की मेन वर्ब आ गई, आगे क्या आ गई, मेन वर्ब। और डिड आ गई तो डिड यहां की क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। अगर ये हेल्पिंग वर्ब हो गई तो इस हेल्पिंग वर्ब के बाद में आने वाली जो मेन वर्ब होगी वो कौन सी फॉर्म में लिखी जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाएगी। क्या वेंट आएगा, नहीं आएगा। यहां पर इसकी जगह आपको लिखना पड़ेगा क्या, गो लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, गो। इसी प्रकार से देखना एक बार, जैसे मैंने ये बोला, ध्यान देना, अगर मैंने ये बोला ही डज हिज वर्क, ये तो टेंस का टॉपिक है, टेंस में पढ़ेंगे, डू डज डिड का प्रयोग है।
अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्यों में, सिंपल सेंटेंस में नहीं किया जाता एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में, लेकिन मेन वर्ब के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? मेन वर्ब। तो ही के कारण यहां पर क्या लगा? डज। अब बताओ ही के बाद में क्या मैं यहां पर डू लगा सकता था क्या? ही डू हिज वर्क। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये जो ही है आपका किस कैटेगरी का सब्जेक्ट है? सिंगुलर। अगर सिंगुलर कैटेगरी का सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। और सिंगुलर वो वर्ब होगी जिस वर्ब का अंतिम अक्षर एस या ईएस होगा, एस या ईएस होगा। तो डू तो आ ही नहीं सकती, कौन सी आएगी? फिर डज आएगी। और डियर स्टूडेंट्स आगे कोई मेन वर्ब नहीं है, इसका मतलब यही वाक्य की क्या कहलाएगी? मेन वर्ब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मेन वर्ब। अगर मैं इसी को पास्ट में लिखता तो इस डज को हटाकर यहां पर क्या कर देता? डिड। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा चाहे प्लूरल होगा, सबके साथ में किसका यूज होगा? डिड का वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। ये सब कुछ समझ में आना चाहिए। आपको ये याद रखना है जब भी डू डज डिड का प्रयोग एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है तो इसके बाद में आने वाली जो मेन वर्ब होती है उसकी कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है। इसी प्रकार से आपने दूसरी जो वर्ब पढ़ी है डियर स्टूडेंट्स, एक हेज है, एक हेव है और एक हेड है। ये टेंस का टॉपिक है, आगे चलकर अपन पढ़ेंगे। इनका ध्यान देना एक बार। ये किसी भी सेंटेंस में एज ए मेन वर्ब का काम तब करती है जब उस वाक्य में पोजीशन बताया जाता है। क्या बताया जाता है? पोजीशन। हेज, हेव और हेड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में तब किया जाता है जब सेंटेंस के अंदर ये पोजीशन बताता है, या फिर मैं ये बोलूं पोजीशन को ही मैं बोल दूं समथिंग टू हैव। समथिंग टू हैव, कुछ रखने की स्थिति बताई जाएगी, तभी इनका प्रयोग आप लोग किसके रूप में करोगे? मेन वर्ब के रूप में करोगे। लेकिन अगर किसी सेंटेंस के अंदर अगर ये हेल्पिंग वर्ब बन जाती है, क्या बन जाती है? हेल्पिंग वर्ब। यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपकी मेन वर्ब आएगी, तो डियर स्टूडेंट्स इसके बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। ये याद रखना है। तो बात करते हैं इनके क्वेश्चंस की। जैसे मैंने ये बोला, मैंने सीधा बोला आई हैव ए कार। आई हैव ए कार, मेरे पास कार है। मैं यहां पर दिखा रहा हूं पोजीशन को। किसको दिखा रहा हूं? पोजीशन को। किससे? हैव से। अगर मैं यहां पर ही बोलता डियर स्टूडेंट्स तो मैं यहां पर क्या कर देता? हेज कर देता, क्योंकि ही हो जाता सिंगुलर और यहां पर हेज हो जाता, आई हो गया प्लूरल, इसके कारण क्या हो गया? हैव हो गया। यहां पर ध्यान देना एक बार, जो हेज है ये वर्ब आपकी सिंगुलर है, आगे वही लगा दे। चलिए ए कार। अब यहां पर देखिए ये मेन वर्ब है, क्योंकि ये कार जो है ये तो आपका नाउन है और नाउन वर्ब का काम कर नहीं सकती, तो यहां पर ये तो मेन वर्ब आ गए। और मेन वर्ब का तब यूज किया जब ये वाक्य में क्या दिखा रही है? पोजीशन, या अपन वो समथिंग टू हैव। मेरे पास क्या है? कार है। आई हैव ए पेन मार्कर। अगर मैं इन दोनों की जगह हेड लगा देता तो ये पास्ट में हो जाता। किस में हो जाता? पास्ट में। अगर मैं इसको एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करता डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं ये बोलता ही हैज कंप्लीट हिज होमवर्क, बताइए सही है क्या? He has complete his homework। अब आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि जो ये कंप्लीट है ये मेन वर्ब का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? मेन वर्ब का। और अगर मेन वर्ब का काम कर रही है तो डियर स्टूडेंट्स ये आपकी क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब हो गई। क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब। और अभी अभी आप लोगों ने ये जाना कि अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। और थर्ड फॉर्म आएगी तो यहां पर कंप्लीट ना लिखकर आपको क्या लिखना पड़ेगा? कंप्लीटेड लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? कंप्लीटेड लिखना पड़ेगा। अरे समझ में आया? देखिए हेज, हेव और हेड बता दिया। हेज, हेव प्रेजेंट और इसकी पास्ट क्या हो गई? हेड हो गई। ये भी याद रख लेना कि ये मेन वर्ब होती है और ये हेल्पिंग वर्ब होती है। मेन वर्ब तब होती है जब ये वाक्य में किसको दिखाती है? पोजीशन को। पोजीशन याद नहीं रहे तो आप याद रख लो समथिंग टू हैव, कुछ रखने की स्थिति को दिखाता है। ये याद रखना, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोगों ने ये जाना कि अगर हेल्पिंग वर्ब होगी तो इसके बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। एक लास्ट वर्ब और ले लेते हैं और उस वर्ब का नाम आप लोगों ने जाना है किसके रूप में? बी वर्ब के रूप में। किसके रूप में जाना है? बी वर्ब के रूप में। और बी वर्ब की जो प्रेजेंट फॉर्म होती है वो क्या होती है? इज, एम, आर। और पास्ट फॉर्म जो होती है वो क्या होती है? वॉज और वर। आप प्राइमरी वर्ब पढ़ रहे हो, प्रिंसिपल वर्ब पढ़ रहे हो, जिनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है और मेन वर्ब के रूप में भी किया जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इनका प्रयोग किसके रूप में होता है? मेन वर्ब के रूप में किया जाता है। तो मेन वर्ब के रूप में किया जाता है तो ये किसी भी सेंटेंस के अंदर बताती है स्टेट को।
किसको बताती है? स्टेट को, यानी कि किस स्टेट में है। और जब भी डियर स्टूडेंट्स ये भी याद रखो इसमें क्वेश्चन कि जब भी ये मेन वर्ब के रूप में होती है तो इसके बाद में केवल दो ही चीजें आती है, या तो वो आगे आने वाला वर्ड जो नाउन होता है, और नाउन भी हर नाउन नहीं आ सकता, जिसकी एक आइडेंटिफिकेशन होती है, नाउन ऑफ आइडेंटिफिकेशन बोला जाता है, वही नाउन यूज हो सकता है। और दूसरा जो शब्द आता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं तो मैंने ये लिखा माई फादर इज ए टीचर, ठीक है। और अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं जैसे मैंने लिखा माई सिस्टर वॉज सैड, तो आप लोगों को देखो समझ में आ जाएगा। यहां पर एक तो यहां पर जो यूज हुई वो वर्ब आपकी कौन सी यूज हुई? वॉज। और एक यूज कौन सी हुई? इज। दोनों ही पता है आप लोगों को बी वर्ब, और यहां पर बी वर्ब को किसके रूप में पढ़ रहे हैं? मेन वर्ब के रूप में। मेन वर्ब जब बनती है तो इसके बाद में दो ही चीजें आती है, नाउन ऑफ आइडेंटिटी या फिर क्या आता है आपका? एडजेक्टिव। टीचर एक नेमिंग वर्ड है, नेमिंग वर्ड है तो डियर स्टूडेंट्स आपको पढ़ा चुके क्या है? नाउन। सेड एक स्टेट है, और व्हाट काइंड आपका आंसर देता है तो ये आपका क्या है? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। अब इससे पहले देखो इज आ रहा है, इससे पहले क्या आ रहा है? वो जा रहा है। अब इस वाक्य के अंदर ध्यान देना, ये एक स्टेट है, टीचर का होना एक स्टेट अवस्था हो गया, सेड का होना आपका क्या हो गया? स्टेट, यानी कि एक स्टेट हो गई, यानी कि एक अवस्था में आपको बताया जा रहा है कि आप किस अवस्था में हो। तो यहां पर आपका इज भी हो गया और क्या हो गया? वॉज। प्लूरल सब्जेक्ट होता तो आप प्रेजेंट में जब यूज करते तो यहां पर किसका यूज कर देते? आर का यूज कर देते, और पास्ट में यूज करते तो डियर स्टूडेंट्स किसका यूज कर देते? आप वर्ब का यूज कर देते। तो ये तो अपन ने ये सीखा कि एज ए जब मेन वर्ब के रूप में होती है तो ये हो गया। लेकिन डियर स्टूडेंट्स जब भी ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में होती है, किसके रूप में होती है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसके बाद में आने वाली एक तो आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इस हेल्पिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर इज एम आर वॉज वर आपका हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तो मेन वर्ब जो आएगी वो मेन वर्ब या तो आपकी होगी, वो कौन सी होगी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप लोगों को पता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है? आईएनजी लगता है। क्या लगता है? आईएनजी। और थर्ड फॉर्म जानते हो, थर्ड फॉर्म जब भी इसके बाद में लगती है तो डियर स्टूडेंट्स वो वाक्य होता है पैसिव का। किसका होता है? पैसिव का। लेकिन फोर्थ फॉर्म लगती है तो वो वाक्य माना जाता है आपका एक्टिव का। किसका माना जाता है? एक्टिव का। जैसे अगर मैं ये बोलूं माई मदर इज कुक राइस फॉर मी, फटाफट से मेरे को आंसर बताइए। फटाफट से आंसर बताइए क्या सेंटेंस सही है? फटाफट से बताओ। शाबाश। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर ध्यान देना एक बार, यहां पर क्या आ रहा है? कुक। यहां पर क्या आ रहा है? कुक। और ये इज है, ये तो मेन वर्ब हो गई। आपको पता लगेगा कि ये तो मेन वर्ब है, और मेन वर्ब है तो ये इसकी क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद में दो ही चीजें आएगी, या तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी या वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब यहां पर बताइए ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है? फर्स्ट फॉर्म। तो ये तो क्या हो गई? गलत हो गई। इसके बाद में जब लिखा जाएगा या तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस वाक्य में बेटा यहाँ पर माई मदर के द्वारा, यानी कि जो माता जी है उसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, और कार्य करने का सेंस होता है वहां पर आपकी सकर्मक क्रिया होती है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब होती है। और ट्रांजिटिव वर्ब एक्टिव की होगी तो वो एक्टिव की होगी तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फोर्थ फॉर्म। तो यहां पर जब लिखा जाएगा तो यहां पर क्या लिखा जाएगा? कुकिंग लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? कुकिंग लिखा जाएगा। ये समझ में आया होगा। आप लोगों ने इस बी वर्ब के बारे में भी जाना, ठीक है। इससे पहले आपने एक हैव वर्ब जो भी पढ़ा है अपन लोगों ने, एक बार फटाफट से मैं आप लोगों को वापस से बता देता हूं, ठीक है। यहां से स्टार्ट किया था अपन लोगों ने, एक वर्ब जो ली थी, ये इससे पहले किया था, हाँ इससे पहले किया था, यहां पर मिट गया थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। एक वर्ब ली थी कौन सी? राइज। फटाफट से रिकेप कीजिए आप लोग। राइज, राइज का मतलब क्या था? उठना, या फिर क्या था? उगना। यानी कि इसका मतलब आप इंग्लिश में जानो तो टू गेट अप, टू प्रोग्रेस या टू असेंड, ठीक है ना। ऐसे ही एक वर्ब थी रेज। रेज का मतलब जो था वो क्या था? उठाना, यानी कि टू अपलिफ्ट या टू कलेक्ट, इकट्ठा करना, इसका प्रयोग किया जाता है। सेकंड फॉर्म रेज्ड होती है, थर्ड फॉर्म भी रेज्ड होती है। इस राइज की रोज होती थी और राइजन होती थी। ऐसे रेज, रेज्ड और रेज्ड, इसका मतलब होता है टू डेमोलिश,
डिमोलिश यानी कि नष्ट करना, ठीक है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट एक वर्ब और उठाई जिसके क्वेश्चंस बने हुए हैं। लाई, लाई का मतलब क्या होता है? झूठ बोलना। सेकंड फॉर्म लाइड और थर्ड फॉर्म भी लाइड। फिर अपन ने एक लाई और पढ़ा, और लाई के बारे में जब पढ़ा तो इसका मतलब होता है क्या? टू मूव इन हॉरिजन पोजीशन, यानी कि लेटना। एक प्रकार से आपको याद रखना है इसका मतलब क्या पढ़ा? लेटना। लेटने के सेंस में आएगी, तो ये सेकंड फॉर्म कई बार पूछी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म तो सेम मिलती जुलती हो गई, ठीक है। और एक वर्ब जो पढ़ी आपने ले की सेकंड फॉर्म लेड और थर्ड फॉर्म लेड, और इसका मतलब टू सैक्रिफाई या फिर अंडे देना, ये अर्थ आप लोगों ने पढ़ा। इनके क्वेश्चंस फिर अपन लोगों ने किए। इसके बाद में आपने कैटेगरी में कुछ क्वेश्चंस पढ़े, उसमें सबसे पहले आपने प्राइमरी वर्ब के रूप में जाना। प्राइमरी वर्ब की जो संख्या थी वो कितनी थी अपनी? 11 थी। मॉडल एक्सिलरी वर्ब की संख्या थी वो कितनी थी? 13 थी। और 11 को 3 भागों में बांट लिया तोड़कर। वर्ब टू डू, डू में 3 याद रखो, डू डज डिड, हे में 3 याद रखो, हेज हैव हेड, और बी में याद रखो इज एम आर वाज वर। इज एम आर प्रेजेंट फॉर्म है, हेज हैव प्रेजेंट है, डू डज प्रेजेंट है, डिड हेड और वर वाज वर ये आपकी कौन सी फॉर्म है? पास्ट फॉर्म है। किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट दो होते हैं, सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। किसी भी वाक्य में अगर सब्जेक्ट दो हो गए तो आपकी वर्ब भी कितनी हो जाएगी? दो, एक सिंगुलर हो जाएगा और एक प्लूरल हो जाएगा। जनरली जिस वर्ब का अंतिम अक्षर एस होता है उसको सिंगुलर माना जाता है, लेकिन जनरली जिस वर्ब नाउन का अंतिम अक्षर एस या एस जनरली लगा रहे हैं तो वो क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। एक आई को इंपॉर्टेंट याद रखना, आई को जब भी प्रेजेंट में लिखा जाता है तो प्लूरल लिखा जाता है, लेकिन आई को जब पास्ट में लिखा जाता है तो इसको सिंगुलर एक वचन में लिखा जाता है। फिर अपन लोगों ने इनके बारे में जाना, कुछ वर्ब उठाई। इसमें सबसे पहले अपन ने डू डज डिड हटाया, ठीक है। इसका प्रयोग अपन ने मेन वर्ब के रूप में भी किया और हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया। हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया तो इसके बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। ये सारे क्वेश्चन कर लिए। फिर अपन ने हेज हैव हेड के बारे में पढ़ा, मेन वर्ब भी पढ़ा और हेल्पिंग वर्ब भी पढ़ा। हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, मेन वर्ब आएगी तो वाक्य में पोजीशन को बताएगी या समथिंग टू हैव को बताएगी। इसके बाद में अपन ने वर्ब टू बी पढ़ा, और बी के बारे में अपन ने पढ़ा कि इसकी 5 फॉर्म यहाँ पर पढ़ी। इसमें और बाकी रह गया है, एक आपकी पैसिव की फॉर्म और रह गई है, बी, बीन और बीइंग। इसका आकलन अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, और जो क्वेश्चंस होंगे इनसे रिलेटेड वो क्वेश्चन भी अपन जो भी पिछले एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो सारे करेंगे। तो बी वर्ब को एज ए मेन वर्ब भी मानते हैं, एज ए हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब मानते हैं तो किसी भी सेंटेंस में स्टेट अवस्था में होना बताती है, और ऐसे ही इसी प्रकार से एक मेन वर्ब के रूप में जब इसको मानोगे तो इसके बाद में दो ही चीजें आपकी बनाती है, एक तो नाउन ऑफ आइडेंटिटी आता है, एक क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसको आप मानते हो तो इसके बाद में या तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि जिसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? आईएनजी बोलते हैं, या वर्ब की थर्ड फॉर्म तब मानी जाती है जब वाक्य आपका किसका लिखा जाता है? पैसिव का। अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी उसमें मैं और सिखा दूंगा, ठीक है। कल अपन बात और कर लेंगे इसकी। और वी फोर्थ होती है वो एक्टिव के सेंटेंसेज में लिखी जाती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं तो आप लोग इन वीडियोज को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने उसमें जिस पर भी आपके जो भी मित्र वगैरह हैं, जो भी बढ़िया स्टडी कर रहे हैं, यानी कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उनके साथ में शेयर कीजिए, ठीक है। ये नहीं कि हर किसी के साथ में अपन शेयर करें, तो जो भी विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं उनके साथ शेयर कीजिए। मैंने कुछ खबरें आपको कल भी दी थी और मैं आज भी दे रहा हूं। अपनी एमजीए संस्थान की एजुकेशनल ऐप बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाली है, और इसके लिए मैं मेरी पूरी टीम को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया और आगे भी वो ऐसे ही साथ देते रहे। आगे वाली जो क्लास होगी वो आपकी रीजनिंग की क्लास होगी, और रीजनिंग की क्लास के बाद में डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि जो फैकल्टी है वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, और वो फैकल्टी एक जो नामी इंस्टीट्यूट है उसमें लगभग 4 से 5 6 साल तक वो पढ़ा चुकी है, और जिसका नाम है मदर्स। और मदर्स की आपकी फैकल्टी यहाँ पर हम एमजीए में प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये हमारे लिए और आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो उनके जो क्वेश्चंस होंगे, सर के क्वेश्चंस होंगे, वो क्लास का टाइमिंग अभी सेट नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्लास के अंदर शायद आपको उसका टाइमिंग हम बता देंगे, चाहे कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर बताएंगे, जो भी मैनेजमेंट हमारी टीम होगी वो बता देगी, जो भी होगा, या सर आपको बता देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियोज वगैरह पसंद आ रहे हैं तो आप लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक और शेयर कीजिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय हिंद, जय। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।